हेलो फ्रेंड्स, सूर्य टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आइए इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरेसेंट ट्यूब के बारे में। पिछले कई लेक्चर में हम लोग लैम्प के कई सारे पार्ट को पढ़े, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प को हम लोगों ने पढ़ा। इनकैंडेसेंट लैम्प, हैलोजन लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरेसेंट ट्यूब के बारे में। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो मरकरी हम लोग देखते हैं उसी को हम लोग इसको लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प भी बोलते हैं। जो नॉर्मली हम लोग मरकरी देखते हैं वो फ्लोरेसेंट ट्यूब का ही होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब उसका नाम होता है। तो चलिए आइए इस लेक्चर में हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब के बारे में देखेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, वर्किंग को समझेंगे और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन में इससे पूछे जाते हैं उसके बारे में भी समझेंगे, याद करेंगे उससे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब का कंस्ट्रक्शन। इसका जो कंस्ट्रक्शन शुरुआत होता है, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब, इसका नाम फ्लोरेसेंट क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो फ्लोरेसेंट प्रिंसिपल पर भी वर्क करता है। इसी कारण फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो नाम पड़ा वो फ्लोरेसेंट ट्यूब पड़ा। इसमें एक ट्यूब होता है जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसमें एक ट्यूब होता है जो यहाँ पर है। ये ट्यूब जो होता है ग्लास से बना हुआ रहता है और क्वार्ट्ज से बना हुआ रहता है। क्वार्ट्ज से इसलिए बना होता है ताकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़िया हो सके। फिर इसमें हम लोग एक फिलामेंट का यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो हम लोग फिलामेंट का यूज करते हैं वो टंगस्टन फिलामेंट का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम लोग अल्कली अर्थ मेटल वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट का यूज करते हैं एज ए फिलामेंट के रूप में। इसमें जो हम लोग गैस भरते हैं वो Hg प्लस आर्गन होता है, यानी मरकरी प्लस आर्गन गैस का यूज करते हैं। इस ट्यूब के अंदर हम लोग मरकरी प्लस आर्गन गैस का यूज करते हैं। और ऊपर भी आपको एक स्टार्टर दिख रहा होगा जिसे हम लोग ग्लो स्टार्टर कहते हैं। ये भी ग्लास से बना हुआ रहता है, और ग्लास से नहीं बना हुआ रहेगा तो फिर क्वार्ट्ज से बना हुआ रहेगा ताकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड कर सके। इसमें हम लोग हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। और अब देखते हैं चोक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब डिस्चार्ज हो जाता है, कम्प्लीटली आयोनाइजेशन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होना शुरू होता है। जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट को अपोज करने के लिए, उस करंट के वैल्यू को कम करने के लिए हम लोग चोक का इस्तेमाल करते हैं। और इनिशियल कंडीशन में अपने क्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज को ड्रॉप करवा लेता है, और इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इस ट्यूब को आयोनाइजेशन कराने में हेल्प करता है। इसका दो काम हुआ। चोक का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग का पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा, गिर जाएगा। उस पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर सप्लाई टर्मिनल के पैरेलल में हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो कि हमारे पावर फैक्टर के वैल्यू को बढ़ा देता है। देखिए यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर का यूज किए जो कि पावर फैक्टर के वैल्यू को बढ़ा देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोड के रूप में बताया भी हम अल्कली अर्थ मेटल का यूज करते हैं। अल्कली अर्थ मेटल में मैग्नीशियम का यूज कर लेंगे, कैल्शियम का यूज कर लेंगे। ये सब मेटल का हम लोग यूज करते हैं एज ए फिलामेंट के रूप में। तो अब आप हमको बताइए कि टंगस्टन जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है वो ज़्यादा गर्म होगा कि जो हमारा मरकरी लैंप है वो ज़्यादा गर्म होगा? सही बताया, टंगस्टन लैंप ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि उसमें हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3500 केल्विन होता है और उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारा जब हम लोग टंगस्टन का एज ए फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं तो सारा बल्ब बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग टंगस्टन का एज ए फिलामेंट के रूप में वर्क नहीं करते हैं। यहाँ अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप का यूज करते हैं। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप क्या करता है, इसमें ये मैग्नीशियम कैल्शियम वाले ग्रुप का यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होता है उससे हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कम वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को बहुत कम ही वोल्टेज पर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ऑपरेशन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लगभग देख लिया, इसका अब ऑपरेशन समझते हैं। तो देखिए इसका ऑपरेशन क्या होता है। जैसे ही हम लोग सप्लाई वोल्टेज देना शुरू करते हैं
अच्छा, एक चीज़ और छूट गया, बाई मेटालिक स्ट्रिप। हाँ, ये जो ग्लो स्टार्टर में हम लोग इस मेटालिक स्ट्रिप का यूज करते हैं, बाई मेटालिक स्ट्रिप का। ये बाई मेटालिक स्ट्रिप का एक प्रॉपर्टी होता है, जब ये हीटेड होता है, जब बाई मेटालिक स्ट्रिप जब टेम्परेचर पाता है तो टेम्परेचर पाने के बाद ये एक्सपेंड होता है, फैलने का कोशिश करता है, और फैलने के क्रम में एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाता है। जब कांटेक्ट में आता है तो उससे पूरे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है, जब टेम्परेचर नहीं रहता है तो ये सिकुड़ जाता है, कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का जो कॉन्टैक्ट है, जो सटा हुआ रहता है, वो कॉन्टैक्ट हट जाता है और हमारा जो सर्किट हो जाता है ओपन हो जाता है। ये बाईमेटालिक स्ट्रिप का प्रॉपर्टी है। अब हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग। जैसे ही हम लोग सप्लाई देते हैं, चूँकि हमारा सर्किट क्या है, इनिशियल कंडीशन में ओपन रहता है। कैसे ओपन रहता है, तो जो हमारा बाईमेटालिक स्ट्रिप है वो कॉन्टैक्ट में, आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, ये पहले ओपन कॉन्टैक्ट में ओपन रहता है, आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, जिसके कारण हमारा जो जितना सप्लाई वोल्टेज दिए वो सारा इस बाईमेटालिक स्ट्रिप के अक्रॉस, बाईमेटालिक ओपन सर्किट जहाँ रहेगा वहाँ पर वोल्टेज, पूरा वोल्टेज वहीं पर अपेयर होता है, तो आप जानते ही हैं। तो बाईमेटालिक स्ट्रिप के अक्रॉस मैक्सिमम का पूरा वोल्टेज जो हमारा है, सब जितना सप्लाई वोल्टेज दिए वो पूरा वोल्टेज हमारा बाईमेटालिक स्ट्रिप के पास चला जाता है। और वो जो वोल्टेज होता है वहाँ उसमें हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस का हम लोग यूज करते हैं, तो हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करने में वो वोल्टेज यूज हो जाता है। हीलियम प्लस हाइड्रोजन गैस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बाहर निकलता है, बाहर निकालने के कारण आर्क प्रोड्यूस होता है। जब हमारा आर्क प्रोड्यूस होगा और ग्लो स्टार्टर के पास कुछ न कुछ रेसिस्टेंस रहता है, इसके कारण हमारा हीट जनरेट उसमें होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही हीट जनरेट होना शुरू होता है हमारा बाईमेटालिक स्ट्रिप फैलना शुरू कर जाता है, एक्सपेंड होना शुरू करता है। और जैसे ही एक्सपेंड होता है वैसे ही हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है बाईमेटालिक स्ट्रिप का, वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है, मतलब कॉन्टैक्ट कर देता है, चिपक जाता है, सट जाता है, और हमारा सर्किट को क्लोज कर देता है। जैसे ही सर्किट क्लोज होता है हाई करंट फ्लो होना शुरू होता है, और जब हाई करंट फ्लो होना शुरू होगा तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में आते रहेगा, आते आते ऐसे ऐसे, फिर इस चौक के पास भी वो करंट फ्लो होगा। चूँकि चौक का वैल्यू हम लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं और बहुत ज़्यादा करंट का वैल्यू भी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। और ये जो हाई करंट है इस यहाँ पर भी फ्लो होता है। जब हाई करंट फ्लो हो रहा है और इस ट्यूब में रेसिस्टेंस तो रहेगा ही, जब रेसिस्टेंस रहेगा तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा तो हम लोग को हीट जनरेट होगा, और वह हीट का कहाँ यूटिलाइजेशन करेंगे, उस हीट का यूटिलाइज करेंगे मरकरी और आर्गन गैस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बाहर निकालने में उसका यूज करेंगे। लेकिन कम्प्लीटली आयोनाइजेशन इस हाई करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे कम्प्लीटली आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है। हाई करंट फिर से हमारे ग्लो स्टार्टर के पास चला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हमारा चौक के पास हो जाता है, जिसके कारण मैक्सिमम जो सप्लाई का वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप चौक के पास हो गया, तो बहुत कम ही वोल्टेज हम लोग को स्टार्टर के क्रॉस ड्रॉप होता है। वह ड्रॉप बहुत कम, स्टार्टर के क्रॉस बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, इतना कम वोल्टेज ड्रॉप होता है कि वह आर्क को मेंटेन नहीं कर पाता है। इसके कारण हमारा जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा था ग्लो स्टार्टर में वो अब आर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, आर्क क्वेंचिंग हो जाता है, आर्क बुझ जाता है, इसके कारण फिर से हमारा सर्किट ओपन हो जाता है। और ये जो चौक है अपने क्रॉस जो वोल्टेज को ड्रॉप करवाया, ये वोल्टेज ड्रॉप का कहाँ यूज कर लेगा, ये वोल्टेज ड्रॉप किसको देगा, तो हमारे जो मरकरी का जो ट्यूब है इसमें मरकरी प्लस आर्गन गैस का यूज किया गया, वहाँ पर उस वोल्टेज का यूज होगा, और वो वोल्टेज क्या करेगा, जो कम्प्लीटली आयोनाइजेशन प्रोवाइड करेगा, कम्प्लीटली मरकरी और आर्गन का कम्प्लीटली रूप से आयोनाइजेशन हो जाएगा। और जैसे ही आयोनाइजेशन होगा वैसे ही लार्ज करंट हमारा फ्लो होना इस मरकरी ट्यूब से फ्लो होना शुरू कर जाएगा। सबसे पहले आर्गन गैस आयोनाइज होगा, आर्गन गैस आयोनाइज होने के बाद वह उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हीट जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आई स्क्वायर आर करंट आई करंट फ्लो होगा, और फिर रेसिस्टेंस तो रहेगा ही ट्यूब का, तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, जिसके कारण हीट जनरेट होगा, जिसके कारण हाइड्रोजन ये मरकरी का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालेगा, और जो मरकरी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो जब वो अपने बैलेंस सेल में जाने की कोशिश करेगा, जब जाएगा तो उससे हम लोग को क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्ट्रा वायलेट रे प्रोड्यूस करेगा, जो कि हमारे आँख से दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण हम लोग फिर यहाँ पर जो ट्यूब का जो इनर सरफेस है उस पर हम लोग कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, फॉस्फर का कोटिंग प्रोवाइड करते हैं।
फॉस्फर क्या होता है? फॉस्फरस एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है जो कि हमारे जिंक सिलिकेट, टंगस्टेट, कैडमियम सिलिकेट, शायद कैडमियम सिलिकेट भी है, कैडमियम सिलिकेट से बना हुआ रहता है। इन लोग तीनों के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इन लोग अल्ट्रा वायलेट रे को विजुअल रे में कन्वर्ट कर देता है और फिर हम लोग को लाइट प्रोड्यूस जो हुआ है इस फ्लोरेसेंट ट्यूब के द्वारा वो हम लोग को दिखता है। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लिया और इसका वर्किंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको जो हमारे नोट्स में लिखा हुआ है उसको पढ़ के आपको बता देते हैं। और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो 25 mm होता है और इसका जो लेंथ वैरी करता है 0.3 मीटर से 1.5 मीटर तक लेंथ इसका वैरी करता है। अब नोट्स में जो लिखा है उसको हम आपको पढ़ के बताते हैं। तो हाँ देखिए, ये फ्लोरेसेंट लैंप इज ए लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। फ्लोरेसेंट लैंप को हम लोग क्या कहते हैं? एक लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। इसमें हम जो मरकरी का यूज करते हैं, जो ट्यूब में मरकरी का हम लोगों ने यूज किया था, मरकरी प्लस आर्गन का, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पर उसको हम लोग इंसर्ट नहीं करते हैं। जैसा नॉर्मल प्रेशर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है, उसी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर हम लोग ट्यूब के अंदर मरकरी को इंसर्ट करते हैं। दैट यूजेज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरेसेंट टू डिलीवर विजुअल लाइट। हाँ, फ्लोरेसेंट प्रिंसिपल पर हमारा फ्लोरेसेंट लैंप वर्क करता है। और फ्लोरेसेंट प्रिंसिपल क्या होता है? फ्लोरेसेंट प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें हमारा जो लाइट किसी दूसरे वेवलेंथ के लाइट को हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे प्रकार के लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरे प्रकार के वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग फ्लोरेसेंट कहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, फ्लोरेसेंट लैंप से हम लोग को कैसा वेव प्रोड्यूस हो रहा था, अल्ट्रावायलेट वेव प्रोड्यूस हो रहा था। उसको फॉस्फर नामक ऑर्गेनिक केमिकल्स ने क्या किया, विजुअल रे में कन्वर्ट कर दिया। तो यही प्रिंसिपल पर हमारा वर्क करता है। इसी को हम लोग फ्लोरेसेंट प्रिंसिपल कहते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब टू 25 mm of diameter and 0.3 mm to 1.5 मीटर इन लेंथ। 0.3 मीटर से 1.5 मीटर तक हमारा लेंथ वैरी करता है और जो डायमीटर होता है वो 25 mm का होता है ट्यूब का। जो फ्लोरेसेंट ट्यूब का डायमीटर कितना होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, हाउ मच द डायमीटर ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प का कितना डायमीटर होता है, 25 mm होता है। और इसका लेंथ कितना होता है ट्यूब का, तो 0.3 मीटर से 1.5 मीटर। द इनसाइड सरफेस ऑफ ए ट्यूब इज कोटेड विथ ए थीन लेयर ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। हाँ, तो मैं आपको बताएं कि जो हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो इनसाइड जो लेयर होता है उसको हम लोग किससे पेंट कर देते हैं या किससे कवर कर देते हैं, तो फ्लोरेसेंट मटेरियल से। फ्लोरेसेंट मटेरियल किससे कहेंगे? एक ऐसा मटेरियल जो कि अल्ट्रा वायलेट रे को क्या किस में कन्वर्ट कर दे, विजुअल रे में कन्वर्ट कर दे। तो कौन कौन से मटेरियल हैं, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिक केमिकल को क्या कहते हैं, फॉस्फर कहते हैं। लेयर ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। The coating material used depend upon the color effect desired and it may consist of zinc silicate, cadmium silicate और टंगस्टेट। हाँ, जिंक सिलिकेट और कैडमियम सिलिकेट और टंगस्टेट, यही तीन ऐसे मटेरियल हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रे को हमारे जो अल्ट्रावायलेट रे होता है उसको हमको किस में कन्वर्ट कर देता है, विजुअल रे में कन्वर्ट कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फर कहते हैं। which transform ultraviolet radiation into visible light. The tube contains a small quantity of argon gas at a pressure of 2.5 mm of Hg and 1 or 2 drops of mercury। हाँ, तो आर्गन गैस का ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, आर्गन गैस को इंसर्ट करते हैं और मरकरी गैस को इंसर्ट करते हैं। जो मरकरी गैस को हम लोग इंसर्ट करते हैं और आर्गन गैस को इंसर्ट करते हैं, कितना प्रेशर पर इंसर्ट करते हैं, 2.5 mm ऑफ Hg। 2.5 mm प्रेशर को हम लोग Hg में भी नापते हैं, 2.5 mm ऑफ Hg एंड 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ मरकरी का 1 से 2 बूंद हम लोग यूज करते हैं केवल, इसीलिए इसको हम लोग मरकरी वेपर लैम्प कहते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड विथ 2 इलेक्ट्रोड कोटेड विथ इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये सब हमारा
वर्किंग का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट है और साथ ही साथ वर्किंग का भी पार्ट है। देखिए एक चोक को कनेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ पर ये चोक इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सप्लाई विच एक्ट्स एज ए बैलास्ट इन रनिंग कंडीशन एंड प्रोवाइड वोल्टेज इम्पल्स फॉर स्टार्टिंग। चोक का यूज क्यों करते हैं? करंट के वैल्यू को कम कर देता है, रोक देता है, चेंजिंग करंट को अपोज करता है और साथ ही साथ जो अपने क्रॉस सबसे पहले वोल्टेज को ड्रॉप करवा लेता है और वो जो वोल्टेज ड्रॉप का फिर हम लोग यूज करते हैं जो ट्यूब होता है उसको आप कम्प्लीटली आयनाइजेशन करने के लिए उसका हम लोग उस वोल्टेज का यूज करते हैं। एक कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं? सर्किट के पैरेलल में हम लोग कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, सप्लाई टर्मिनल के पैरेलल में क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा पावर फैक्टर जो हमारा चौक का यूज किया है उससे पावर फैक्टर जो गिरा वो पावर फैक्टर हम का इम्प्रूवमेंट हो सके। द रेडियो इंटरफेरेंस इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाई कनेक्टिंग ए स्मॉल कैपेसिटर अक्रॉस स्टार्टर टर्मिनल। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा अभी कंस्ट्रक्शन में स्टार्टर के पैरेलल में भी हम लोग कैपेसिटर का यूज किए हैं। ये क्यों यूज करते हैं? ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम लोग मरकरी ट्यूब का या फ्लोरेसेंट लैम्प को जब हम लोग रेडियो के पास लेकर जाते हैं या फ्लोरेसेंट ट्यूब के पास हम लोग जब रेडियो के ले आते हैं तो रेडियो का जो सिग्नल होता है वो गड़बड़ाने लगता है। उस रेडियो का सिग्नल से हमारा फ्लोरेसेंट लैम्प के द्वारा जो वेव निकलता है वो सब इंटरफ्रेंस करने लगता है। उस इंटरफ्रेंस से बचने के लिए हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब के ग्लो स्टार्टर के बीच स्टार्टर के पैरेलल में हम लोग एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। इसका वैल्यू 0.05 माइक्रोफैराड होता है ताकि वो क्या कर सके, रेडियो इंटरफ्रेंस को कम कर सके। अब इसका वर्किंग तो आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं, जैसे हम समझा भी दिए हैं। द कनेक्शन डायग्राम ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब विथ ग्लो ट्यूब स्टार्टर आर शोन इन अबव फिगर। जैसा हम आपको पहले फिगर दिखाएं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ग्लो टाइप स्टार्टर इज ए वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ग्लो टाइप स्टार्टर वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है, बताइए? तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज ही नहीं रहता, वोल्टेज के कारण ही क्या होगा, ग्लो ट्यूब स्टार्टर सुबह इनिशियल कंडीशन में जो हम लोग सप्लाई किए वोल्टेज, वो पूरा वोल्टेज कहाँ खर्च हो गया? स्टार्टर के पास खर्च हो गया। पूरा वोल्टेज स्टार्टर के पास चला गया। स्टार्टर में जो हीलियम और हाइड्रोजन गैस का यूज किया उसको आयनाइजेशन करने में सारा वोल्टेज खत्म हो गया। सारा वोल्टेज का हम लोगों ने यूज किया इनिशियल कंडीशन में और जिसके कारण आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन होने के कारण आर्क प्रोड्यूस हुआ। जब आर्क प्रोड्यूस हुआ तब जाकर हमारा जो है ग्लो टाइप स्टार्टर होगा, क्या हो गया, ग्लो करना शुरू हो गया। जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो सर्किट को कंप्लीट कर दिया, फैला, सर्किट को कंप्लीट किया, जिसके कारण हमारा जो करंट उसमें फ्लो होना, सर्किट में फ्लो होना, करंट शुरू हो गया। और फिर जैसे ही हमारा वोल्टेज तो कैसे हुआ, जब हम करंट फ्लो कैसे हुआ, जब हमारा वोल्टेज अगर इनिशियल कंडीशन में हम लोगों ने अप्लाई किया उसी के कारण हमारा क्या हुआ, ग्लो टाइप स्टार्टर ऑपरेट हुआ। इसी कारण हम लोग कह सकते हैं अगर वोल्टेज नहीं होता तो हमारा कोई आर्क प्रोड्यूस होता ही नहीं। जब कोई आर्क प्रोड्यूस नहीं होता तो कोई करंट फ्लो नहीं होता। जब करंट फ्लो नहीं होता तो कभी स्टार्टर ग्लो नहीं करता। इसलिए स्टार्टर को ग्लो कराने के लिए हम लोग को वोल्टेज अप्लाई करना ज़रूरी है और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं स्टार्टर जो है वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। And consist of a two bimetallic electrode enclosed in a glass tube filled with a mixture of helium and hydrogen। स्टार्टर में कौन से मिक्सचर का यूज करते हैं? हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। नॉर्मली द कॉन्टैक्ट आर ओपन। मुख्य रूप से सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में कॉन्टैक्ट ओपन रहता है। ऐसे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सारा वोल्टेज स्टार्टर के पास चला जाता है और आयनाइजेशन होता है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस का आर्क प्रोड्यूस होता है और उस आर्क का हम लोग कहाँ यूज कर लेते हैं, वो जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम लोग करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, फिर हमारा कंटेक्ट एकदम चिपक जाएगा और फिर हमारा करंट फ्लो होना शुरू होगा और वो जो करंट होगा बहुत ज़्यादा करंट होगा और वो जो ज़्यादा करंट है वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा कहाँ पर, इंडक्टेंस चौक के पास, और चौक के पास बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जिसके कारण हमारा कोई भी उतना ज़्यादा वोल्टेज हमारा जितना हम लोग को वोल्टेज सफिशिएंट है लगातार आर्क प्रोड्यूस करवाने के लिए स्टार्टर में उतना वोल्टेज उसको नहीं मिल पाएगा तो हमारा जो आर्क है वो क्वेंच हो जाएगा, आर्क बुझ जाएगा। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो कहाँ यूज हो जाएगा, हमारे ट्यूब के पास, डिस्चार्ज ट्यूब के पास, और डिस्चार्ज ट्यूब के पास जब
उपयोग हो जाएगा तो वोल्टेज जब उसके एक्रॉस में ड्रॉप हो जाएगा, उसके एक्रॉस चला जाएगा तो कम्प्लीटली आयनाइजेशन हो जाएगा मरकरी गैस का और आर्गन गैस का, और उससे अल्ट्रावायलेट रे प्रोड्यूस होगा। फॉस्फोरस को अल्ट्रावायलेट से विजिबल रे में कन्वर्ट कर देगा। ये बेसिकली वर्किंग हो गया हमारा फ्लोरोसेंट लैम्प का। और कुछ VVI क्वेश्चन जिसमें से हमारे कंपटीशन को जाते हैं उसको हम डील करते हैं। देखिए, द एवरेज इफिशियंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट लैम्प इज अबाउट 40 लुमेन पर वाट। ऐसे हमारा जो एवरेज इफिशियंसी होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब का वो 40 लुमेन पर वाट होता है। लेकिन हमारे कंपटीशन में अगर पूछा जाए इफिशियंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब तो 60 लुमेन पर वाट आप लोग आंसर करके आइएगा। यदि 40 और 60 दोनों दिया रहा है तो आप 60 लुमेन पर वाट को हम लोग टिक मार कर आएंगे। लाइफ ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब, लाइफ फ्लोरोसेंट ट्यूब का कितना होता है 7500 हावर, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका जो लाइफ है बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है तो 7500 हावर होता है। ये कुछ VVI क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली रूप से पूछे जाते हैं। अगर आपको याद है तो तुरंत आप टिक आउट कर लीजिएगा। और ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे जिंक सिलिकेट का यूज करेंगे तो हम लोग कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। अगर फॉस्फोर एज ए फॉस्फोर ब्रॉन्ज के रूप में अगर हम लोग जिंक सिलिकेट का यूज करेंगे तो हम लोग को ग्रीन कलर हम लोग को आउटपुट में मिलेगा, विजुअल का जो मिलेगा ग्रीन कलर का मिलेगा। मैग्नीशियम टंगस्टेट का यूज करेंगे तो हम लोग को ब्लूइश वाइट मिलेगा। कैडमियम बोरेट का यूज करेंगे तो हम लोग को पिंक कलर मिलेगा। ये सब आपको याद होना चाहिए। द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब, हाँ तो वर्किंग टेम्परेचर जो फ्लोरोसेंट ट्यूब का होगा क्या होगा इनकैंडेसेंट लैम्प से क्या होगा कम होगा। कितना कम होगा तो 1/5 टाइम्स कम होगा। यानी कि उसमें कितना टेम्परेचर पर वर्क करता था इनकैंडेसेंट बहुत ज़्यादा 2000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पर वर्क करता था। लेकिन यहाँ वो उतना ज़्यादा टेम्परेचर पर वर्क नहीं करेगा। ट्यूब का डायमीटर तो हम आपको पहले ही बता दिए 25 mm। वाटेज देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 मीटर लंबा अगर ट्यूब है तो उसका वाटेज कितना होगा तो आपको तुरंत बताना है 25 वाट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर हम आगे देखते हैं द कैपेसिटर। स्टार्टर के क्रॉस कैपेसिटर का हम लोग क्यों यूज करते हैं टू रिड्यूस द रेडियो इंटरफ्रेंस के इफेक्ट को कम करने के लिए। और सप्लाई कैपेसिटर का क्यों यूज करते हैं सप्लाई के पैरेलल हम लोग कैपेसिटर का क्यों यूज करते हैं ताकि वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सके। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प में ही हम लोग को स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहाँ होता है तो हमारा फ्लोरोसेंट लैम्प में होता है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता क्या है, जब हम लोग फ्लोरोसेंट लैम्प अगर हम लोग कहीं भी फ्लोरोसेंट लैम्प लगाए हुए हैं और वहाँ पर कोई रोटेटिंग पार्ट है, कोई मूविंग पार्ट है जो रोटेट कर रहा है और उसको हम लोग फ्लोरोसेंट लैम्प के द्वारा जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है उसके कारण से अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो हम लोग को जो मूविंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट है, वो उतना स्पीड से रोटेट होता हुआ नहीं नजर आएगा, उतना स्पीड से रोटेट होता हुआ प्रतीत नहीं होगा जितना वो वास्तव में रोटेट कर रहा होगा। इसी फिनोमिनन को हम लोग स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। और स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस फ्रीक्वेंसी पर होता है आप लोग हमेशा याद रखिए। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट हमेशा लो फ्रीक्वेंसी पर होता है। फ्लिकरिंग ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प इज मोर एट लो सप्लाई फ्रीक्वेंसी। फ्लिकरिंग फ्लोरोसेंट लैम्प का फ्लिकरिंग ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प, फ्लिकरिंग क्या होता है, फ्लिकरिंग किस फ्रीक्वेंसी पर सबसे ज़्यादा होता है तो लो फ्रीक्वेंसी पर। फ्लिकरिंग क्या होता है जब हम लोग AC सप्लाई का यूज करते हैं बहुत लो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हमारा नंबर ऑफ जो जीरोज़ की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। जैसे कि अगर 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज करें तो हम लोग को नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा तो 4 बार होगा और 1 सेकेंड में हम लोग को 4 बार जीरो मिलेगा। इसी कारण हमारा जो आँख होगा उस जीरोज़ को आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा कि हाँ करंट का वैल्यू 0 है। यानी कि हमारा जो बल्ब है 1 सेकेंड में अगर 4 बार ऑन होगा ऑफ होगा तो हम लोग का आँख आसानी से उसको देख लेगा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं फ्लिकरिंग कहते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तो बहुत ज़्यादा पर 1 सेकेंड में ऑन ऑफ हो जाएगा जो कि हमारे आँख डिटेक्ट नहीं कर पाएगा।
कितना जल्दी हमारा आँख डिटेक्ट कर पाता है ऑन और ऑफ को, उसी इफेक्ट को हम लोग फ्लिकरिंग कहते हैं। तो फ्लिकरिंग कब होगा बढ़िया, जब हम लोग का लो फ्रीक्वेंसी होगा तब हम लोग का आँख आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। तो फ्लिकरिंग का इफेक्ट कब होता है, लो सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। रेसिस्टेंस यूज करते हैं, जब हम लोग डीसी सप्लाई का अगर यूज करेंगे तो रेसिस्टेंस को सीरीज में बैलास्ट के साथ सीरीज में रेसिस्टेंस को यूज कर देंगे, जो कि करंट के वैल्यू को अपोज करंट के वैल्यू को कम कर देगा और अपने क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जो कि हमारे ट्यूब के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो चलिए आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटल हेलाइड लैम्प के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।